हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज की वीडियो में हम देख लेते हैं बीपीएससी। ठीक है ना, यानी राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली को। तो ये फर्स्ट वीडियो आपका होगा, यानी ब्लॉक 1 का यूनिट 1 होगा। आपकी डिमांड थी, चलिए बना देती हूँ इसका भी वीडियो। तो राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली किस तरह की होती है इसमें हम देखेंगे। ठीक है, राज्य एवं जिला स्तरों पर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ब्लॉक 1 में ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक संदर्भ के अंतर्गत यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें राज्य और जिला प्रशासन का विकास हम देखेंगे। ये पुराने टाइम का है, ठीक है ना। पुराने टाइम में जो हमारा इतिहास था, उस टाइम में मौर्य काल, गुप्त काल, जो भी मुगल काल जो भी थे, उस टाइम में राज्य और जिला प्रशासन किस तरह के काम, किस तरह से काम किया करते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लेंगे यूनिट 1 ब्लॉक 1 का। ओके, राइट। चलिए आइए, यहाँ पर अभी बताया गया है क्या क्या इस ब्लॉक में, इस मतलब बुक में हम पढ़ेंगे। तो हमें तो ब्लॉक 1 लेना है, तो ये आ गया हमारा ब्लॉक 1 ऐतिहासिक संदर्भ। और ऐतिहासिक संदर्भ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे राज्य और जिला प्रशासन विकास। ठीक है, तो जैसे मौर्य एवं गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन कैसा था और स्थानीय प्रशासन कैसा था, उसी तरह से मुगल काल का प्रांतीय प्रशासन कैसा था और जिला प्रशासन कैसा था, और ब्रिटिश काल का राज्य कार्यपालिका, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर एवं कार्यालय कैसे थे, किस तरह से ये काम करते थे और इनमें क्या क्या विकास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, खास तौर पे तीनों जो टॉपिक है, लेकिन इनमें मौर्य एवं गुप्त काल और मुगल काल वेरी इंपॉर्टेंट है। बेलो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत के क्षेत्र में उसके राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, और भारतीय संघ में राज्यों के विकास को अक्सर ब्रिटिश शासन से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने ही भारत का विकास किया था, उन्होंने ही कानून बनाए थे, उन्होंने प्रशासन की नींव जो है वो प्राचीन काल में ही रख गई थी। और ये इतिहास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। बनाया तो ब्रिटिश शासन काल ने, राज्यों का विकास जो है ब्रिटिश शासन काल ने किया, लेकिन उसके पहले भी राज्यों के विकास हुए हैं, अलग तरीके से हुए थे। ठीक है, इतिहास में तो राज्य प्रशासन में जिला एक इकाई के रूप में पूर्व से ही अस्तित्व में रहा है। तो यदि हम जिला की बात करते हैं तो जिला पहले से ही राज्य प्रशासन में रहा है, चाहे वह कोई भी काल रहा हो। ठीक है, ओके। चलिए, विभिन्न शाही सत्ता गुप्त, मुगल तथा ब्रिटिश ने मौर्य द्वारा विकसित प्रादेशिक ढांचे को अपनाया और जिले को उपराज्य का दर्जा दिया। यानी कि चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, सभी ने मौर्य शासन काल में बनाए गए जो प्रादेशिक ढांचा बनाया गया था, एक ला एक कानून बनाया गया था, किस तरह से उसको विकास करना है प्रदेश का, तो जिले को उपराज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और जिला प्रशासन अंग्रेजों द्वारा भारत को दी गई एक महत्वपूर्ण संस्थागत विरासत थी। ठीक है, प्रशासनिक प्रणाली की इकाई के रूप में नागरिकों और प्रशासन के बीच संपर्क का आधारभूत बिंदु रहा है, और जिला कलेक्टर की संस्था को प्रशासन का आधार बनाया गया था, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला का कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो इस संस्था से राजस्व प्रबंधन और सामान्य प्रशासनिक कर्तव्यों में तालमेल बैठाया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मौर्य एवं गुप्त काल का देख लेते हैं। ठीक है ना, मौर्य और गुप्त कालीन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य और गुप्त कालीन में प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं किस तरह की थी। तो साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। प्रांतीय राज्यपाल सामान्यतः शाही परिवार के होते थे और राजा स्वयं इन्हें नियुक्त करता था। अशोक के शासन काल में 4 वायसराय थे, और जिनके मुख्यालय तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और सुवर्णगिरी में स्थित थे। तो ये अशोक और गुप्त के शासन काल में भी खास तौर से अशोक के शासन काल से उभर कर सामने आया। शासन व्यवस्था जो थी, प्रांतीय प्रशासन इस तरह की थी। और मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय वायसरायों को मंत्रि परिषद से सहयोग मिला करता था, और जिनका स्तर महापात्र का हुआ करता था, और उनका महापात्र उन्हें बोला भी जाता था। विदेशी शासक जैसे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक तथा कुषाणों ने प्रांतीय प्रमुखों के आकमेनिज स्वरूप को अपनाया, जिसके तहत प्रांतीय प्रमुखों को क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में नियुक्त किया गया।
तो यहाँ पे जो प्रांतीय प्रशासन था अशोक के टाइम में देखा जाए, ठीक है ना, तो प्रांतीय राज्यपाल शाही परिवार से हुआ करते थे जिन्हें राजा स्वयं नियुक्त करता था, और अशोक के काल में 4 वायसराय हुआ करते थे, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय वायसरायों को मंत्रिपरिषद से सहयोग मिला करता था, ठीक है, और जिनका स्तर महापात्र का हुआ करता था, उन्हें महापात्र के बराबर माना जाता था। और यहाँ पे ताप लिख सकते हैं, ठीक है। गुप्त काल के शासकों ने प्रांतीय व्यवस्था में परिवर्तन किया। जब गुप्त शासन आया तो उन्होंने प्रांतीय व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। इन शासकों ने सबसे सक्षम व्यक्ति को प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया, यानी कि शासन से संबंधित व्यक्ति को नहीं, जो सर्वयोग्य होता था, जिसको लगता था कि हाँ ये राज्यपाल बन सकता था, सक्षम व्यक्ति होता था, उसको उन्होंने राज्यपाल नियुक्त किया। उपागिरा के नाम से जाना जाता था, तो उसको क्या बोलते थे, उपारिका, उपारिका के नाम से वो जाना जाता था राज्यपाल। और कई बार ये राज्यपाल वंशानुगत भी होते थे, जैसे कि मौर्य के टाइम में, क्योंकि एक ही परिवार विभिन्न शासकों के काल में प्रांतीय प्रमुख बना रहा करते थे। तो प्रांतीय अधिकारियों की श्रेणी में कुमारमत्त यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, रणखंडाधिकार यानी सैन्य उगाही का कार्यालय करते थे, ठीक है, रण भंडारीकरण यानी सैन्य उगाही का, और यहाँ पर दंड प्रसादीकरण यानी पुलिस के प्रमुख का, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते। तो इस तरह से उनके नाम यहाँ पर बटे हुए थे, ठीक है, किसमें, गुप्त काल में। फिर इसी तरह से इन दोनों में अब स्थानीय प्रशासन देख लेते हैं। अभी हमने प्रांतीय प्रशासन देखा, अब स्थानीय प्रशासन देख लेते हैं। प्रांतों को प्रभागों में बांटा जाता था। उत्तर में विषय अथवा भोग और दक्षिण में कोट्टम अथवा बलनाडु। तो प्रशासन के अवरोही क्रम में अन्य इकाइयां, उत्तर में अधिष्ठान, दक्षिण में कुर्रम, ठीक है, तथा ग्राम समूह भी हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य में प्रादेशिक अथवा प्रादेश सत्री विभागों और रजुका जिलों को नियंत्रित करते थे, और जो ये प्रादेश सत्री के पास कार्यकारी, न्यायिक और राजस्व के कार्य होते थे, और राजुका के पास भूमस्व, भू राजस्व के यानी कि पैसे वगैरह वसूल करना, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना, ये सभी काम, लोक निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई के निर्माण कार्य हुआ करते थे, किसके पास, राजुका के पास होते थे मौर्य काल में, ठीक है, ओके। कौटिल्य के अनुसार स्थानिक के अधीन 800 गांव, द्रोणमुख के पास 400 गांव और खरवाटिक के पास 200 गांव हुआ करते थे। गुप्त काल में अब क्या था, स्थानिक प्रशासन सुव्यवस्थित था। जिला के समूह को भुक्ति और जिला को विषय कहते थे, और उपारिका नाम से पहचाने जाने वाले अधिकारी जिनकी नियुक्ति स्वयं शासक करते थे, भुक्ति के अधिकारी हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो विषय के अधिकारी होते थे उनको विषय पति कहा जाता था, ठीक है, और उनकी जो नियुक्ति होती थी कभी उपारिका करते थे तो कभी शासक स्वयं किया करते थे, ठीक है ना। और जो अभिलेखों की रक्षक किया करते थे उनको पुस्तपाल कहा जाता था, राइट। तो जिला प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों में युक्त, नियुक्त, व्यापारिक और अधिकृत आया करते थे, और अधिकारी के पास गैर शासकीय सलाहकार परिषद होती थी जो जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व किया करते थे, जो बैंकर, जो व्यापारी हितों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो ये हो गया आपका गुप्त और मौर्य काल का प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। अब यहाँ पे मुगल काल का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। मुगल कालीन काल में हालांकि विभिन्न राजवंशों की शक्ति बढ़ी, लेकिन मुगलों ने भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में कमांडिंग भूमिका निभाई। उनका प्रशासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सरकार का मुखिया, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, कानून बनाने वाला और कानून लागू करने वाला। प्रभावी प्रशासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया। तो जो राजा हुआ करता था वो सर्वोच्च हुआ करता था, वो अपने आप को राजा नहीं बल्कि अपने आप को सम्राट कहा करता था, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो सरकार का मुखिया भी राजा होता था, जो सेना होता था उसका कमांडर भी राजा हुआ करता था, कानून बनाने वाला, लागू करने वाला भी राजा हुआ करता था, और उन्होंने कहीं भी साम्राज्य को प्रांतों में बांट के रखे थे, ठीक है। तो अकबर के राज में प्रांतीय प्रशासन की मजबूत नींव रखी गई। संपूर्ण राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांतीय इकाई की सीमा निर्धारित थी और सभी प्रांतों में समान प्रशासनिक मॉडल लागू किया गया, और जिनमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार थोड़े से परिवर्तन किए गए थे। राज्य के कार्यों के अनुसार अलग अलग शाखाओं के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रांतों का नियंत्रण भी किया जाता था।
अलग अलग मुगल शासकों के अधीनस्थ प्रांतों की संख्या अलग अलग थी। उदाहरण के लिए अकबर के अधीन 15 प्रांत थे। जहांगीर और औरंगजेब के युग में यह क्रमशः 18 और 23 हो गए थे। प्रत्येक प्रांत राज्यपाल के अधीन होता था, जिन्हें नजीम या नायक सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल अपने प्रांत में छोटे राजा की भांति थे, जो कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय सेना का नियंत्रण, राज्य के बकाया की वसूली वगैरह का काम किया करते थे। ठीक है, और सामान्यतः राज्य परिवार से अथवा शाही परिवार के आत्मविश्वासी कुलीन व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, जो कि उस परिवार से जुड़े हुए होता था। राज्यपाल को प्राधिकार सुल्तान से प्राप्त होते थे और वह अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक वह राजा का विश्वास पात्र बना होता था। तो सब पे वर्चस्व राजा का हुआ करता था, सूबेदार के बाद दूसरा पद, परंतु अधीनस्थ नहीं, दीवान का था। ठीक है, दीवान की नियुक्ति भी सुल्तान ही करता था। तो ये हो गया हमारा स्थानीय सॉरी हाँ, स्थानीय प्रशासन यहाँ पे हो गया, प्रांतीय प्रशासन हो गया। अब यहाँ पे जिला प्रशासन देख लेते हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से हुआ करता था, जिला में किस तरह से उन्होंने विकास किया, क्या क्या कार्य किए, कितने भागों में उन्होंने उसको बांटा। तो जो सूबा होता था वो प्रांत का ही भाग होता था, यानी जिले का ही भाग होता था। वह सरकारों में विभाजित होता था। मुगल काल में जिले की बराबरी में सबसे निकट सरकार होता था। प्रत्येक सरकार का अधिपति फौजदार कहलाता था, जो जिला प्रशासन का कार्यकारी प्रमुख होता था। और फौजदार सूबेदार के नियंत्रण में काम करता था। सूबेदार बड़ा होता था, उसके नीचे फौजदार होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अमल, गुजार, राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, और जिन्होंने प्रांतीय दीवानी के नियंत्रण में कार्य करते थे वो जिले को आगे परगना और उप विभाजित किया गया था। ठीक है, और नेतृत्व सिकदर द्वारा किया जाता था। तो जिले को आगे और विभाजित किया गया, जिसको परगना नाम दिया गया है। ठीक है, और परगना स्तर के राजस्व अधिकारी आमिर और कानूनगो हुआ करते थे, जो परगना का काम देखा करते थे। ठीक है, राजस्व के सर्वेक्षण, मूल्यांकन, संग्रहण संबंधित काम जो है आमिर और कानूनगो किया करते थे। और प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव परगना से निचले स्तर तक होती थी, और गांवों के पास बड़ी मात्रा में स्वायत्ता होती थी, और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के ही वे अपने अधिकांश मामलों को सुलझा लेते थे। और प्रत्येक गांव में परिषद एवं पंचायत होती थी, जिसका नेतृत्व सरपंच किया करता था। तो गांव और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था कौन? परगना। ठीक है, परगना में टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, गुप्त काल की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की व्यवस्था से अधिक प्रभावी थी। उसका भी रीजन है, क्योंकि मौर्य काल सबसे पहले आया था। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जो हमसे सबसे पहले आता है तो उसका हम ढांचा, उसका रवैया, उसका व्यवहार देखते हैं, और उसमें जो कमियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं और अच्छाइयां लाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है और उसके बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो पहली वाली गवर्नमेंट की बुराइयों को दूर करते हुए अच्छा काम करती है। तो एक ये भी रीजन था। ठीक है ना, हमने जो फर्स्ट उसमें देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान प्रांतीय प्रशासन के महत्व पर वर्णन करना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह से आपकी ब्लॉक 1 की फर्स्ट यूनिट जो है वो फिनिश्ड हो जाएगी। जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए तो देश कई छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने विजय और राजहरण की प्रक्रिया को जारी रखा और विजय पथ पर अग्रसर रहे, यानी बढ़ते रहे, और धीरे धीरे क्षेत्रों में वृद्धि हुई और धीरे धीरे उन्होंने प्रांत बनाए। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रांत केवल प्रशासनिक सुविधा, अर्थव्यवस्था, सैन्य, रणनीति और सुरक्षा पर आधारित थे, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी के लिए सभी कुछ किया करते थे और अपने लाभ के लिए किया करते थे। तो राष्ट्रीय जागृति और चेतना का लोगों के में विकास हुआ, तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा संपन्नता के दृष्टिकोण से प्रांतों के पुनर्गठन के लिए अपनी आवाज उठाई। ठीक है, तो देख लीजिए, ब्रिटिश शासनकाल में प्रांतों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रिटिश शासनकाल में प्रांत के बारे में बताइए, या प्रांतीय स्थान प्रशासन के बारे में बताइए। तो प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया। राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के अधीन प्रांत पहला हो गया, राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के अधीन। फिर उपराज्यपाल के अधीन प्रांत और मुख्य आयुक्त के अधीन प्रांत। यहाँ पे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था प्रांतों को। ठीक है, इसके आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ की परिकल्पना की और 11 राज्यपाल प्रांत और 6 मुख्य आयुक्त प्रांत तथा भारतीय राजस्व में शामिल थे। और अधिनियम द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाला मुख्य पुरस्कार प्रांतीय स्वायत्तता ही थी। जो भारतीयों को दिया जाता था वो प्रांतीय स्वायत्तता दी जाती थी कि अपने प्रांत में आप
इसके मालिक के हकदार है, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को एक स्वतंत्र और स्वायत्त दर्जा दिया करते थे। नए संविधान को अपनाने के उपरांत और राज्यों को 4 श्रेणियों में भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी में विभाजित करने के बाद भी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बनी रही। लोग कहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों की जो प्रांत है उनको बांटा जाए। तो दिसंबर 1953 में संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और जिसके सदस्य थे फजल अली, ठीक है। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसके आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के आधार पर राज्यों को 2 श्रेणियों में संगठित किया गया, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे अब ब्रिटिश शासन काल तो था, लेकिन हम जो आज भी रूल फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो भी कानून लॉ बना हुआ है वो सब ब्रिटिश शासन काल के टाइम का ही बना हुआ है। यहाँ पे अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा इतना बड़ा कानून बना दिया, उसको बनाने में 2 साल और कितने 11 महीने 18 दिन लगे, या 3 साल शायद। लेकिन उन्होंने वही बहुत सारे संविधानों से लिया गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर उसका रखा गया था, ढांचा रखा गया था, वो ब्रिटिश काल का ही था। जैसे राज्य कार्यपालिका, तो ये आ जाएगा ब्रिटिश के अंतर्गत, ठीक है ना। तो राज्य कार्यपालिका ये भारतीय संविधान के अंतर्गत है और संघीय संरचना के अंतर्गत स्वायत्त राज्य कार्यकारिणी की स्थापना की गई और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय ढांचे की स्थापना की योजना बनाई गई, ठीक है। और 2 प्रकार की इकाइयों की कल्पना की गई, अंग्रेजी प्रांत और भारतीय राज्य, परंतु यह कल्पना मात्र रह गई थी, इसे लागू नहीं किया गया था। ब्रिटिश शासन के प्रांतीय कार्यकाल को आधुनिक राज्य कार्यकारिणी का पुराना रूप नहीं माना जा सकता था, ठीक है ना। तो 1919 के अधिनियम काल तक ब्रिटिश शासन में प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल और उनकी परिषद हुआ करते थे और राज्यपाल की भूमिका मुख्य हुआ करती थी। इसी तरह से 1919 के अधिनियम द्वारा द्विशासन व्यवस्था को अपनाया गया और जिसमें प्रांत के 2 भाग किए गए। 1919 में यहाँ पे देखिए, ठीक है, द्विशासन व्यवस्था को अपना लिया गया था, प्रांत के 2 भाग कर दिए गए थे, राज्यपाल तथा उसकी कार्यपालिका परिषद और आरक्षित विषयों के कार्यकारी प्रभारी थे। तो राज्यपाल तथा उनके मंत्री हस्तांतरित विषयों के प्रभारी हुआ करते थे और ब्रिटिश शासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया गया। यानी जब केंद्र से सत्ता प्रांतों को दे दी गई, परंतु प्रांत केंद्र की प्रभुता के अधीन ही रहे। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिकार को दे देना, ठीक है ना। तो केंद्र से जो सत्ता थी, जो एक तरह से कहना चाहिए शासन था, वो प्रांतों को भी दे दिया गया, अधिकार प्रांतों को भी दे दिए गए, लेकिन मेन जो प्रभुता था, मेन जो अधिकार था, वो किसके पास रहेगा, वो केंद्र के पास रहेगा। जैसे कि राज्य बने हुए हैं और राज्य के बाद अंतर्गत देखो तो पंचायत वगैरह है, ठीक है ना, और ये डिवीजन वगैरह बने हुए हैं, इनके पास अपने अपने अधिकार है, अपनी अपनी प्रभुता है, अपने अपने शासन है, लेकिन मेन जो वर्चस्व एक है, जो अधिकार है, वो केंद्र के पास होता है। तो यह बात प्रांत कार्यकारिणी के लिए भी सही पाई गई है, राज्यपाल के कार्यालय से प्रभुता को बनाया गया, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय संरचना, हो सकता है कि 1935 अधिनियम ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी चीजें जो है ढांचे में परिवर्तन किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम जिसमें संघीय संरचना को परिकल्पित किया गया, परंतु भारतीय रियासतों के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से परिकल्पना मात्र रह गई थी और देश का विभाजन और इससे जुड़ी समस्याएं, कश्मीर में आक्रमण और साम्यवादी ताकतों का चीन के गृह युद्ध में विजय प्राप्त करना, ये सभी घटनाएं ऐसी थी जो इसको पूरा करने में साथ नहीं दे पाई। किसको? जो 1935 में क्या बनाई गई थी, एक भारत सरकार अधिनियम, एक 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाना चाहती थी जो कि पूरा ना हो सका। अब यहाँ पे देख लेते हैं जिला प्रशासन किस तरह का था। ये वही चीजें जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अनुच्छेद 256, 57 और 365 रन दर्शाएंगे कि राज्य कार्यकारी को संघ कार्यकारी के निर्देश दिशा के अनुसार कार्य करना होगा और यदि राज्य जो होता है वो संघ कार्यकारी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है ना। तो यदि राज्य जो है संघ कार्यकारी की, जैसे बोलते हैं ना बहुत से लोग कि इस राज्य में जो है क्या किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो जो राज्य होता है वो संघ यानी केंद्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के कुछ या सभी कार्य ले सकता है, ठीक है, यानी पूरी शक्ति ले सकता है।
जिला प्रशासन भारत के क्षेत्रीय प्रशासन में जिला मुख्य इकाई है। मौर्य काल की शाही व्यवस्था में सर्वप्रथम जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई के रूप में रखा गया था। ब्रिटिश शासकों ने मौजूदा क्षेत्र के आधार पर इसे अपने जिलों में समेकित किया, यानी जोड़ लिया था। और शासन के प्रारंभिक दौर में उन्होंने माना कि जितना बड़ा जिला होगा उतनी अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी होगी और जिले के अधिकारी की हैसियत भी उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान समय के जिला प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी। और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाएंगे कि भारत में जिला प्रशासन का स्वरूप इस प्रकार होता था कि वह राजनीतिक गतिविधियों और दबावों का विरोध करे, न कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था की संरचना करे जिससे राजनीतिक संघर्ष सामाजिक हित में सुलझाया जा सके। तो ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली न्याय व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है ना। किस व्यवस्था पर आधारित थी? न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। और इसे सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए अंग्रेजों ने मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन किए ताकि भू राजस्व प्राप्त किया जा सके, कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो व्यापार करने आए थे और पैसे कमाने। तो केंद्रीकरण के लिए जो कदम उन्होंने एक पूर्ववर्ती नौकरशाही समाज के निर्माण में उठाए थे, उनके शाही उद्देश्यों से लाभ भी प्राप्त हुए, लेकिन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के उनके कार्यक्रम से और स्थानीय सुशासन की शुरुआत से इस केंद्रीकरण के परिणाम प्रभाव कुछ हद तक समाप्त या कम हो गए थे, ठीक है। तो जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां जिला सरकार के पास सुरक्षित रखे गए और जिले में सरकारी प्रतिनिधि को उनके क्षेत्र में सभी गतिविधियों और पर्यवेक्षी और नियामक क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया और शेष शक्तियों के प्रयोग के लिए स्वविवेक का अधिकार दे दिया गया। तो ये था जिला प्रशासन। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ब्रिटिश शासन काल का, ठीक है। ओके, चलिए, इसमें तो वही है ब्रिटिश शासन में जिला प्रशासन पर टिप्पणी लिखी जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ओके, निष्कर्ष अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। मुझे तो नहीं लगता कि निष्कर्ष इतना है, लेकिन पढ़ना चाहिए एक बार। कभी कभी निष्कर्ष में भी कुछ चीजें मिल जाती है। दीवानी तो राज्यों से एकत्रीकरण और दीवानी मामले के सुलझाने के अधिकार यहाँ पे होते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। सरकार तो मुगल काल जिसमें सब रूप सरकार होते थे। विषय गुप्त काल जिस जिले की समकक्ष इकाई को विषय कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो ये है ब्लॉक 1 की यूनिट 1 जो है ये फिनिश्ड हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे खंड 2 राज्य और जिला प्रशासन, और जिसमें यूनिट 2 लेंगे राज्य प्रशासन की संवैधानिक रूपरेखा, लेकिन तभी लेंगे जब वीडियो थोड़ा सा चलेगा और आप लोग इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।